हेलो स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आवेश के बारे में जाना था, जिसमें ये बताया गया था कि दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक, अब जब ये दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तो इनके बीच लगने वाले बल का मान कितना होता है। क्या एक आवेश दूसरे आवेश के ऊपर जितना फोर्स लगाता है 10 आवेश मिलके उस आवेश के ऊपर उतना ही फोर्स लगाते हैं, या उनके फोर्स अलग अलग होते हैं, या उनके बीच लगने वाले बल का मान क्या होता है, भिन्न होता है। यानी आवेशों की मात्रा बढ़ाने पर या फिर आवेशों की मात्रा को घटाने पर क्या उन दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान पर कोई प्रभाव पड़ता है। इसकी जानकारी के लिए या इसके बारे में डिटेल अध्ययन करने के बाद कूलॉम्स ने एक नियम दिया, जिसको हम लोग कूलॉम के नियम से जानते हैं। कूलॉम का नियम जो होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान को गणना करने के लिए होता है। जैसा कि हम जानते हैं, आवेश जो होता है हमारा दूसरे आवेश के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों लगा सकता है। तो दो आवेशों के बीच में इसी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान को ज्ञात करने के लिए कूलॉम से नियम दिया हुआ है। उन्होंने ये बताया कि दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, यानी कोई भी दो आवेश है और वो एक दूसरे किसी दूरी पर स्थित है, तो किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात पहला वाला क्या, जैसे हमारे पास दो चार्जेस Q1 और Q2 है, तो ये दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी R है, इसकी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि हमने लिखा हुआ है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब माना हमारे पास दो चार्जेज है Q1 तथा Q2। अब ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तब कूलॉम के नियमानुसार इनके बीच जो बल लगेगा वो हमारा जो बल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के। उन्होंने बताया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम समीकरण 1 कहेंगे। दूसरा वाला क्या कहता है कि दोनों आवेशों तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हमने इसके बीच की दूरी को स्मॉल r लिया हुआ है, तो यह इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r²। ये हो गया हमारा क्या समीकरण। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, अब समीकरण 1 व 2 से कंबाइन कर देंगे, तो यह फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ये क्या हो जाएगा हमारा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पे लग जाता है C। ये हो जाएगा हमारा C डैश ले लेंगे इसको, क्योंकि C को हम लोग कूलॉम से दिखाते हैं। ये हो जाएगा C Q1 Q2/r²। लिखेंगे जहाँ C डैश
एक नियतांक है, C डैश एक नियतांक है जो कि दोनों आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है। यानी दोनों आवेशों के मध्य जो हमारा मीडियम रखा हुआ है, या हम सिंपल ये कहें कि दो आवेशों के मध्य माध्यम की वैद्युतशीलता पर निर्भर करता है। वैद्युतशीलता पर निर्भर करता है। अब बात आती है कि माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होती है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड ले लेंगे इसको, ठीक। F इजिकल टू सी डैश Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सी डैश एक नियतांक है जो कि दोनों आवेशों के मध्य माध्यम की वैद्युतशीलता पर निर्भर करती है। अब अगली जो टॉपिक आती है हमारी, प्रश्न ये बनता है कि माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होती है। वैद्युतशीलता जिसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। अब ध्यान दीजिए कि वैद्युतशीलता क्या होती है। जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में कोई भी पदार्थ रखे जाने पर वह पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल को कम नहीं कर पाता है। या हम ये कहें कि दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके बीच में रखे हुए किसी पदार्थ पर या किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन वैद्युत बल जो होता है हमारा, दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है, यदि हमारा एक आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है, दोनों आवेशों के बीच अगर कोई मीडियम रख दिया जाए, कोई माध्यम रख दिया जाए, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, प्रभावित होता है। एग्जाम्पल समझिए, सपोज करिए कि हमारे पास एक चार्जेस Q1 है और दूसरा वाला चार्जेस हमारा Q2 है। एक चार्जेस Q1 है, दूसरा चार्जेस हमारा क्या है, Q2 है। Q1 चार्ज ने यहाँ से 100 लाइंस, सपोज करिए Q1 चार्ज ने यहाँ पे 100 लाइंस भेजा। जब Q1 चार्ज ने यहाँ पे 100 लाइंस भेजा और यहाँ पे 100 लाइंस पहुंचा, जब यहाँ पर 100 लाइंस भेजा और 100 लाइंस पहुंचा, तो इनके बीच में जो फोर्स था, सपोज करने की बात है 100 न्यूटन का फोर्स एक्ट किया, सपोज करना है खाली। 100 लाइंस ये भेजता है Q2 के पास और Q2 के पास 100 लाइंस पहुंचता है, यानी सपोज करेंगे दोनों के बीच में 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है। कब? जब Q1 और Q2 के बीच में कुछ नहीं है। जब Q1 और Q2 के बीच में कोई माध्यम नहीं है। अब सपोज करिए सेकंड कंडीशन में यहाँ से 100 लाइंस हमने Q1 सेंड करता है और इसके बीच में हमने एक मीडियम को रख दिया। हमने क्या रख दिया? हमने इसके बीच में एक मीडियम को रख दिया। अब जैसे ही इसके बीच में हम मीडियम को रखते हैं और यहाँ पे पहुँचता है 80 लाइंस, 100 लाइंस यहाँ से सेंड हुआ और Q2 पर पहुँचा कितना? 80 लाइंस। और जहाँ पे 80 लाइंस पहुँचा, अब इसके बीच में फोर्स कितना हो गया? 80 हो गया। यानी 100 लाइन जब सेंड करता है 80 पहुँचता है तो 20 ये एब्जॉर्ब कर लिया। इसका मतलब अगर Q1 और Q2 के बीच में ये मीडियम है तो जरूर से जरूर ये मीडियम क्या किया होगा? 100 और 80 के बीच में 20 लाइन को एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया।
फिर सेकेंड में हम लोग देखते हैं ये 100 लाइंस सेंड करता है और यहाँ पे पहुँचता है 60 लाइंस, इसका मतलब इन्होंने 40 एब्जॉर्ब कर लिया। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यह 100 हुआ हमारा, 80 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 न्यूटन्स। अगर सेम प्रोसेस हमने मीडियम को एक बार देखते हैं, दूसरा मीडियम ले आके रखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, 60 लाइन को एब्जॉर्ब किया, यहाँ 40 लाइंस पहुंचा, फोर्स इनके बीच में कितना हो गया 40 न्यूटन्स। यहाँ पे 100 लाइंस को सेंड करता है, ये 80 को एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ पे कितना पहुंचता है हमारा 20 लाइंस पहुंचता है। फोर्स कितना हो गया हमारा, फोर्स हो जाएगा हमारा 20 न्यूटन्स। यानी हम देखें कि जब Q1 और Q2 के बीच में कोई कुछ नहीं था, यानी मीडियम नहीं था, तो इनके बीच में लगने वाला बल क्या था, मैक्सिमम था 100 न्यूटन्स। यहाँ 100 लाइंस जा रही थी, 100 पहुंच जा रही थी। यहाँ पे 100 और ये 80, 100 और 80 20 ये एब्जॉर्ब किया, 100 और 60 40 ये एब्जॉर्ब किया, 100 और 40 60 एब्जॉर्ब किया, 120 80 एब्जॉर्ब किया। अगर हम लोग कहें जब ये 100 यहाँ पे 100 लाइंस आई तो 100 न्यूटन्स, 80 आई तो 80 न्यूटन्स, 60 आई तो 60 न्यूटन्स, 40 आई तो 40 न्यूटन्स, 20 आई तो 20 न्यूटन्स। यहाँ से 100 लाइंस जा रही थी, यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर फोर्स डिक्रीज हुआ तो किसके कारण हुआ, जो हमने Q1 और Q2 के बीच में ये माध्यम रखा हुआ है, इस माध्यम के कारण Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला बल जो होता है वो क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। यानी हम ये कहें कि अगर हम Q1 और Q2 के बीच में कोई मीडियम रख देते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल जो होता है वो कम होता जाता है। अब एक चीज और पकड़ने की बात है, 100 यहाँ पे सेंड किए, 100 यहाँ पे पहुंचा, यानी कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। 100 भेजे, 80 पहुंचा, 20 इस मीडियम ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। इस मीडियम ने 40 एब्जॉर्ब किया, इस मीडियम ने 60 एब्जॉर्ब किया और इस मीडियम ने 80 एब्जॉर्ब किया। यानी 100 लाइन भेजने के बाद यहाँ 80 पहुंचता है, 20 कम हो जाता है। 20 न्यूटन्स क्या होता है, फोर्स कम हो जाता है। ये जो 20 न्यूटन्स कम करता है, कौन करता है, ये माध्यम करता है, ये मीडियम करता है। ये मीडियम जो होता है 20 न्यूटन्स कम किया, ये मीडियम 40 न्यूटन्स कम किया, ये वाला मीडियम 60 न्यूटन्स कम किया, ये वाला मीडियम हमारा 80 न्यूटन्स कम किया। तो माध्यम दो आवेशों के बीच लगने वाले जितने बल को कम करता है वही उस माध्यम की वैद्युतशीलता कहलाती है। हम ये कहें कि यहाँ पे इस माध्यम की वैद्युतशीलता कम है, इस माध्यम की वैद्युतशीलता इससे ज्यादा है, इस माध्यम की वैद्युतशीलता इससे ज्यादा है, इस माध्यम की वैद्युतशीलता इससे भी ज्यादा। यानी वैद्युतशीलता जो होता है वह किसी माध्यम का या किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल या फिर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कम कर देता है, प्रभावित करता है। यानी वैद्युतशीलता की अगर हम लोग बात करें, जैसे जैसे पदार्थ की वैद्युतशीलता देखिए बढ़ती है, वैसे वैसे दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान कम होता है। यानी दो आवेशों के मध्य वैद्युतशीलता का मान बढ़ाने से, पदार्थ की वैद्युतशीलता बढ़ाने से उनके बीच लगने वाले बल का मान लगातार कम होता जाता है। हम ये कहें कि तो वैद्युतशीलता क्या हो सकती है, तो वैद्युतशीलता किसी पदार्थ का या किसी माध्यम का वह गुण होता है जो कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कम कर देता है या प्रभावित करता है। अगर हम ये कहें तो वैद्युतशीलता को, इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई माध्यम है एप्सिलॉन, और करिएगा EPSLON, एप्सिलॉन, अगर ये किसी माध्यम की वैद्युतशीलता है
तब हम इसको एप्सिलॉन एम से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? एप्सिलॉन एम से प्रदर्शित करते हैं। सपोज करिए ये जो हमारा वैद्युतशीलता होता है, ये पदार्थ की जो वैद्युतशीलता होती है, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को कम कैसे करती है? थोड़ा सा गौर करिएगा, समझने की चीज है। जैसे जैसे सपोज करिए हमारे पास एक आवेश है, ये आवेश है, इसके चारों ओर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, यानी 360 डिग्री पे निकल रही हैं। ये दूसरा वाला आवेश है, यहाँ से भी 360 डिग्री पे सारी लाइंस निकल रही हैं, सारे फोर्सेस इसके चारों डायरेक्शन में हैं। जैसे ये हमारा Q1 हो गया, इधर भी फोर्स इधर भी फोर्स, ये हमारा Q2 हो गया, इधर भी फोर्स इधर भी फोर्स, पूरा 360 लाइंस पे निकलती है। लेकिन कूलाम का नियम जो होता है वह दोनों आवेशों को मिलाने वाली किसी एक लाइन के लिए होता है। सपोज करिए अगर पूरे आवेश के लिए एप्सिलॉन एम लगता है, पूरे आवेश एप्सिलॉन एम किसके लिए है? हमारा पूरे एक फोर्स के लिए कार्य करता है, एक के लिए, सिग्नल के लिए। तब जब ये 4 पाई होता है, क्या होता है? 4 पाई। सपोज करिए जब ये एप्सिलॉन एम हमारा कब होता है? जब 4 पाई होता है। यही जब एक लाइन के लिए हम लोग निकालेंगे, जब 1 लाइन के लिए, सॉरी 4 पाई हमारा होता है पूरा किसके लिए? 1 के लिए। तो 1 पूरा कितना हो जाएगा हमारा? 1/4 पाई के लिए, 1 लाइन के लिए। 4 पाई एंगल के लिए हमारा होता है कितना? 4 पाई एंगल मीन्स 4 4। अगर पूरे डायरेक्शन की बात अगर हम लोग करेंगे तो पूरे डायरेक्शन में कितना एंगल होता है? 360। 360 को हम लोग रेडियन में चेंज कर देंगे, आ जाता है हमारा क्या? 4 पाई। ठीक, तो 4 पाई पूरा फोर्स लगाता है। 4 पाई लाइंस के लिए 1, तो 1 के लिए 1/4 पाई, यानी एप्सिलॉन एम जो होता है हमारा, हम कहें तो सीधा 1/4 पाई होता है। 1/4 पाई पे डिपेंड करेगा ये। दूसरी चीज देखिए कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, हमने यहाँ पे देखा कि जब हम माध्यम की वैद्युतशीलता को बढ़ाए जा रहे थे तो इनके बीच लगने वाला बल कम होता जा रहा था। माध्यम की वैद्युतशीलता बढ़ी, लगने वाला फोर्स क्या हुआ? घटा। यानी अब जो है हमारा लगने वाला बल, ये परमिटिविटी के क्या होता है? माध्यम की वैद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती हम कह सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम लोग सोचें तो जो दोनों फोर्स है हमारा, या ये जो C की वैल्यू, सॉरी ये कांस्टेंट जो C की वैल्यू है, ये हमारी डिपेंड करेगी किस पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम के। C डैश जो होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा C डैश एक नियतांक होता है जो कि दोनों आवेशों के माध्यम की वैद्युतशीलता पर, दोनों आवेशों के मध्य माध्यम की वैद्युतशीलता पर निर्भर करता है। तो जब इस पर निर्भर करता है तो हमने ये देखा कि दो आवेशों के बीच में जब हमने कुछ नहीं रखा हुआ था तो फोर्स मैक्सिमम था। जैसे जैसे हम माध्यम की वैद्युतशीलता को बढ़ाते हैं और माध्यम की वैद्युतशीलता को जैसे जैसे बढ़ाते हैं, फोर्स क्या होता है हमारा? कम होता जाता है। यानी अब हम C डैश की वैल्यू, C डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा हमारा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, ये एज इट इज रहेगा Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा? R²। ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R²। इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 4। अब इसी कड़ी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और आती है जिसको हम कहते हैं सापेक्ष वैद्युतशीलता। ये होता है हमारा सापेक्ष वैद्युतशीलता।
शीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं के से। जैसे अगर सोचे हमने वैद्युशीलता को क्या बताया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को जो कम करता है, जो प्रभावित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युशीलता। यानी जब दो आवेशों के मध्य वैद्युशीलता को हम बढ़ाते जाएंगे तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कम होता जाएगा। पदार्थ की वैद्युशीलता को घटाते जाएंगे, उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, हमारा बढ़ता जाएगा। जैसे हम यहाँ देखें, पदार्थ की वैद्युशीलता 80, फोर्स कम। जैसे जैसे पदार्थ की वैद्युशीलता हमारी कम हो रही है, फोर्स मैक्सिमम हो रहा है। यहाँ पर कोई पदार्थ नहीं है तो यहाँ पर क्या है, फोर्स कितना है इसका, मैक्सिमम। कोई नहीं है, ऐसे बात नहीं हो सकती, कोई हो न हो, एयर होता है। दो आवेशों के मध्य में कोई मीडियम रखा हो या न रखा हो, वायु तो होता है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा फोर्स जो लगता है, हम सिंपल कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा फोर्स कब लगता है, जब दोनों आवेशों के बीच में क्या होता है, वायु होता है। जब दोनों आवेशों के बीच में वायु होगा तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर क्या है, हमने इसको क्या दिखाया था, मीडियम से। ठीक, पदार्थ की वैद्युशीलता यानी माध्यम की वैद्युशीलता हमने मीडियम से दिखाया। जब कोई माध्यम नहीं है, यानी जिसको हम लोग कहेंगे निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, जब निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता की बात में करेंगे, जिसको हम लोग दिखाएंगे एप्सिलॉन नॉट से। मीडियम है तो एप्सिलॉन एम, मीडियम नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट, मीडियम है तो एप्सिलॉन एम, मीडियम नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट। मैक्सिमम फोर्स कब, मैक्सिमम फोर्स कब होता है, जब एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम नहीं होता, कोई माध्यम नहीं होता, अर्थात दोनों आवेशों के मध्य क्या होता है, एयर होता है। समझ में आया कि नहीं। अब अगर हम लोग ये देखें कि दो आवेशों के मध्य सबसे मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, अगर कोई पूछे तो हम ये बताएंगे कि दो आवेशों के मध्य मैक्सिमम फोर्स तब लगता है जब दोनों आवेशों के मध्य वायु होता है या निर्वात होता है। दोनों आवेशों के मध्य में अगर हम किसी भी पदार्थ को रख देंगे तो उनकी वैद्युशीलता क्या हो जाती है, बढ़ती है, जिसकी वजह से उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है। यानी सबसे ज्यादा फोर्स कब, जब उनके बीच में वायु हो। फोर्स मिनिमम कब, जब उनके बीच में कोई माध्यम रख दिया गया हो। सपोज करिए कोई ऐसा माध्यम रख दिया जाए जो 100 लाइंस Q1 सेंड करे, Q2 के पास पहुंचे 0, मीन्स यहाँ पे जो मीडियम है वो 100 लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी मीडियम को हम लोग बोलते हैं कुचालक, इसी मीडियम को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक, यानी इसकी वैद्युशीलता क्या होती है, मैक्सिमम। कुचालक की भी परिभाषा दे सकते हैं, कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी वैद्युशीलता क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक, तो सापेक्ष वैद्युशीलता की अगर बात करें हम लोग, सापेक्ष वैद्युशीलता क्या होता है, हमने दो चीज जाना। निर्वात की वैद्युशीलता को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं और वायु की वैद्युशीलता को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। अगर हम लोग मीडियम की वैद्युशीलता की बात करें तो एप्सिलॉन एम से दिखाते हैं। तो सबसे ज्यादा फोर्स कब, जब दोनों आवेशों के बीच में कोई मीडियम नहीं है, अर्थात निर्वात है। फोर्स कम कब होगा, जब उनके बीच में कोई मीडियम आ जाएगा। तो सापेक्ष वैद्युशीलता जो होता है, निर्वात की वैद्युशीलता, या हम सिंपल ये कहें
कि दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है, यानी फोर्स इन वैक्यूम यानी निर्वात में बल तथा मीडियम में बल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्ष वैद्युतशीलता, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। लिखेंगे निर्वात में आवेशों के बीच बल, आवेशों के बीच बल, फिर क्या लिखेंगे कि माध्यम में आवेशों के बीच बल, यानी K को हम लोग कह सकते हैं निर्वात में आवेशों के बीच बल 1/4πε0। जब मीडियम था तो मीडियम 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R² अपान क्या हो जाएगा 1/4πε मीडियम, फिर क्या हो जाएगा हमारा Q1 Q2 अपान R²। यहाँ देखें 4π कैंसिल, Q1 Q2 सब कैंसिल, बचा क्या? K = 1/ε0 अपान 1/ε मीडियम, ये ऊपर चला जाएगा तो K = सॉरी इधर लिख देते हैं, तो K = ε मीडियम अपान क्या हो जाएगा ε0। यानी हम लोग सिंपल ये भी कहें माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्ष वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्ष वैद्युतशीलता। सपोज करिए अब इसी वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ से देखें तो εm क्या हो जाएगा? K × ε0, या फिर लिख सकते हैं ε0 K। समीकरण 4 में अगर इसको हम लोग रख दें, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर ये क्या हो जाएगा हमारा F = 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान R²। ये कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए, जैसे सपोज करिए ये हो गया εm, ये हो गया ε0। ε0 मतलब दोनों के बीच में कुछ नहीं, εm का मतलब दोनों के बीच में कोई मीडियम रखा हुआ है। अगर इस मीडियम की वैद्युतशीलता को हम लोग कम करना चाहें, जब हम इस मीडियम की वैद्युतशीलता को कम करते हैं, वैद्युतशीलता कम होने का मतलब हम निर्वात की वैद्युतशीलता की ओर बढ़ रहे हैं। सपोज करिए कि इस वैद्युतशीलता को कम करते 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 कितना कम कर सकते हैं? बहुत कर सकते हैं कि ये जो हमारा रखा हुआ है मीडियम को हटा लेंगे। जब हम इस मीडियम को हटा लेंगे तब ये जो होगा हमारा K = ε0 अपान ε0, यानी K = कितना हो जाएगा? 1। सिंपल कह सकते हैं निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए हमारा K = कितना? 1 हो सकता है। तब फिर क्या हो जाएगा हमारा F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। ये कंप्लीट कूलम्ब्स का इक्वेशन है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये वैल्यू जो होती है इसकी, यहाँ पे अगर हम लोग एक दो वैल्यू रख सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। लिखेंगे जहाँ, यहाँ आप लिखेंगे जहाँ 1/4πε0 = 9 × 10⁹ यूनिट लिख लेते हैं इसका 1/4π R², 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। तो 1/ε0 की वैल्यू कहेंगे न्यूटन, इधर चला आया मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक वैल्यू और ले सकते हैं ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, 8.85 × 10⁻⁻12।